नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, जहां सामूहिक नमाज पर केस दर्ज होने से बवाल हो गया है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर 26 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इनमें से 26 में से 16 के खिलाफ तो नामजद एफआईआर है। यह वीडियो जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह वीडियो 3 जून का है। मुरादाबाद के दूल्हेपुर में घर के बाहर सामूहिक नमाज अदा की जा रही थी। लोगों की शिकायत पर, स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में अब मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये 3 जून की है। एक घर के बाहर खुले में नमाज पढ़ी जा रही है और इसी पर कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज की कि आखिर क्यों सामूहिक स्थान पर, एक घर के बाहर सामूहिक स्थान पर नमाज अदा की जा रही है। इस पर लेकर पड़ोस के कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज की, तो पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है। और अब इस मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। मुरादाबाद में सार्वजनिक स्थल पर सामूहिक नमाज पर केस दर्ज होने का मामला अब सियासी होता जा रहा है। एआईएमआईएम के सांसद और नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मामला दर्ज करने पर ऐतराज जताया है, यह कहते हुए कि वहां तो 1980 से नमाज अदा की जा रही है, यह लगातार हो रहा था, आखिर अब एफआईआर क्यों? अचानक आप आकर वहां पर कहते हैं कि नहीं, आप नमाज नहीं पढ़ेंगे वहां पर। तो मेरा जाती घर है, मैं अपनी जाती प्रॉपर्टी में नमाज पढ़ रहा हूं। क्या कोई मुसलमान किसी और समुदाय के रिलीजियस प्रेयर्स के ऊपर कोई इतराज कर रहा है क्या? तो ये तो सरासर नाइंसाफी है, जुल्म है। ये आप क्या डिमांड करते हैं? डिमांड क्या कर रहे हैं? डिमांड क्या है कि मेरे को आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। मैं अपने जाती मकान में वहां पर उस गांव के जिम्मेदारों की बात ये तय हुई थी कि जुम्मे की नमाज वो पढ़ रहे हैं। अभी क्या है उसमें, आप नहीं पढ़ना नमाज, ये क्या बात है? पुलिस कह रही है कि न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। अरे 1980 से न्यूसेंस नहीं क्रिएट हो रहा, अब कैसा क्रिएट हो रहा है भाई? क्या कोई मुसलमान किसी और समुदाय के बारे में कह रहा है कि भाई उनका वर्शिप नहीं होना चाहिए, उनकी इबादत नहीं होना चाहिए, तो आप क्यों कर रहे हैं? आखिर अब अगर मैं घर में नमाज नहीं पढ़ूंगा तो कहां पढ़ूंगा? रोड पे पढ़े तो आप बोलते रोड पे नहीं पढ़ सकते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई नमाज आप कहीं भी पढ़ सकते। मस्जिद आपके लिए एसेंशियल फीचर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब हम घर में पढ़ रहे हैं तो उस पर एतराज क्या? नहीं, आप तो चारों तरफ से आप हमको दबा देना चाह रहे हैं। अच्छा, इसी गांव में जो हिंदू पक्ष है वो सामूहिक नमाज और वो भी खुले में पढ़े जाने पर आपत्ति दर्ज कर रहा है और उसी ने शिकायत भी की। क्या एतराज है उनको? यह प्रश्न असदुद्दीन ओवैसी पूछ रहे हैं। मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा ने दूल्हेपुर गांव के कुछ लोगों से बात की, हम आपको वो बात भी सुनवाते हैं। यहां से इनकी शिकायत पर, चंद्रपाल सिंह जी की शिकायत पर, जो छजरैक पुलिस स्टेशन है जिसके अंदर ये गांव आता है, वहां पर एक एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में शिकायत ये थी गांव वालों की कि मुस्लिम समुदाय एक साथ मिलकर घर के अंदर नमाज पढ़ रहा है। यही शिकायत थी आपकी? हाँ, यही है, सामूहिक नमाज होती है इकट्ठा होकर। घर किसका होता है? वो अनवार। हाँ। तो क्या कोई लाउड स्पीकर वगैरह भी लगता है? ना, लाउड स्पीकर कुछ नहीं है, मौलाना के द्वारा पढ़ते हैं। तो कोई लाउड स्पीकर नहीं, कोई डिस्टरबेंस भी करते हैं? कोई किसी को परेशानी? ना, ऐसा तो कुछ नहीं करते, मगर सामूहिक नमाज के ही ऊपर है। वैसे मौलाना के साथ सामूहिक नमाज इकट्ठा होकर तो पढ़ते हैं। अच्छा, लेकिन वैसे अच्छा, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं? ना, हमें तो परेशानी है जब इकट्ठा पढ़ते हैं तो। अच्छा, और जब इकट्ठा पढ़ेंगे सब काम होंगे, फिर माइक भी लगेगा, मस्जिद भी बनेगी। ऐसा है, जब इकट्ठा होकर पढ़ेंगे तो वो तो माइक भी लगाएंगे, अजान भी लगाएंगे और सब काम करेंगे। पहली बार कब हुआ और आपने पुलिस को शिकायत कब दी? पहली बार तो लगभग 1.5-2 महीना हो गया लगभग, जब हमने शिकायत भी दी थी। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी हमारी। 7-16 और बना दी थी हमें परेशान करने के लिए। क्या बना दी थी? 7-16 बना दी थी। तहसील में हम परेशान हो रहे, 20 लोग हम भी जावे, वो भी जाते थे।
और हाँ सुनवाई कोई कुछ। हाँ, वो ऐसा तो कहीं तो कभी नहीं करेंगे, पर कभी कह देते हैं वो दंगंगे पर सब करेंगे, हम तुम्हें रुकेंगे नहीं, हम करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ये करते हैं, हमारा धर्म है इकट्ठा नमाज पढ़ने का। इकट्ठा नमाज पढ़ने मतलब होता है मस्जिद में, जहाँ मस्जिद होती है, हमारा पूजा का स्थान होता है मंदिर। हाँ, ये नई परंपरा कर रहे थे तो इसलिए वो बाद में जब नहीं माने तो फिर FIR दर्ज कर दी। पूजा पाठ हो, नमाज हो, घरों में तो करते ही ये लोग। सिंगल अपने करते हैं ना, अपने अपने घर में सब करते हैं, इकट्ठा होकर नहीं करते हैं। इकट्ठा नई परंपरा होती है वो। हाँ, हमको लग रहा है कि ये गांव में नई परंपरा है कि एक साथ जुटना उचित नहीं। हाँ, वो झगड़े होते हैं, दबंगेपन आता है इसमें। हाँ, सभी तो इकट्ठा होंगे तो सभी तरह का आदमी इकट्ठे होते हैं, फिर विवाद बनते हैं। तो आपने दोनों पक्ष की बात सुनी, अब हम आपको सुनवाते हैं कि इस पर पुलिस का क्या कहना है। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो ग्रामीण इलाके कर हैं संदीप कुमार, उनका क्या कहना है, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। 24 अगस्त को इस छजलेट थाने में एक बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए एकत्रित हुए, जहां मस्जिद नहीं थी, 2 मकान थे, एक तो वाहिद का मकान, एक मुस्तकिन का मकान, वहाँ एकत्रित हुए और इन पे शिकायत मिलने पर इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों गांव से फरार हैं और अभियोजना प्रचलित है। तो आपने दोनों पक्षों को सुना, आपने पुलिस की बात सुनी। जो हिंदू पक्ष है वो कह रहा है कि यह पुरानी परंपरा नहीं है, महीने 2 महीने पहले से ही इकट्ठा शुरू हुए लोग और उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस समय महाराष्ट्र से आ रही है, जहां उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि जो दशहरा रैली है वो असली शिवसेना की जो रैली है वो शिवाजी पार्क में ही होगी, चाहे उसकी अनुमति मिले चाहे ना मिले, सरकार इजाजत दे या ना दे ये अलग बात है। शिवसेना गद्दारों से नहीं बनी है, ये कहना है उद्धव ठाकरे का। जब से 2 फाड़ हुई है शिवसेना, एकनाथ शिंदे की सेना अलग और उद्धव ठाकरे की सेना अलग, इस पर तब से ये पूरा विवाद है कि असली शिवसेना कौन सी है। और मेरे सहयोगी ऋत्विक भालेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो असली शिवसेना कौन सी, दशहरा की रैली कहां होगी, कौन करेगा, तो इस पर अभी से ही उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि हम ही करेंगे, हम ही असली शिवसेना है। अब अगर इजाजत ना मिले तो उनकी क्या रणनीति है, ऋत्विक? जी देखिए, उद्धव कैंप के तरफ से BMC को, यानी जो लोकल सिविक बॉडी है यहाँ की, उनको इजाजत के लिए लेटर तो दिया गया है, लेकिन अब तक उन्हें इसकी इजाजत जो है नहीं मिल पाई है। वही दूसरी ओर शिंदे कैंप से जो मंत्री बने दीपक केसरकर है, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि बाल ठाकरे का जो भी विचार और परंपरा है वो आगे लेके जाने की जो पूरी जिम्मेदारी है वो शिंदे कैंप ने उठा रखी है। और इसी के चलते शिवाजी पार्क सिर्फ एक ही ग्राउंड नहीं है मुंबई में जहां पर इस तरह की रैली हो सकती है। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं शिंदे कैंप की तरफ से अब उद्धव खुद को एक चुनौती दी जा रही है और मैदान होगा दशहरा रैली का। हालांकि अब तक शिंदे कैंप की तरफ से कोई अधिकृत तौर पर इजाजत BMC से नहीं मांगी गई है या कोई इस तरह का पत्र नहीं दिया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या शिवाजी पार्क, जहां पर शिवसेना की दशहरा रैली सालों से होते आ रही है, उसी जगह पर क्या शिंदे कैंप भी दावा करेगा। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आजाद ने आज पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। आजाद ने कहा कि उन्हें अब किसी पद का लालच नहीं है, वो इंदिरा गांधी के जमाने से स्टार कैंपेनर थे कांग्रेस पार्टी के। गुलाम नबी आजाद का यह भी कहना है कि उन्हें घर यानी कांग्रेस पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया और वो भी घर वालों ने ही। घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया, घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया। और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अकल आदमी, मंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। कांग्रेस छोड़ने के 3 दिनों बाद गुलाम नबी आजाद कैमरे के सामने आए और इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी
और प्रधानमंत्री मोदी के साथ जोड़ने वालों पर जमकर प्रहार किया। संसद में प्रधानमंत्री को गले लगाने को लेकर राहुल गांधी को घेर लिया। नरेंद्र मोदी या बीजेपी से वो मिले हैं जो नरेंद्र मोदी का सपना पूरा किए। मैं नहीं हूँ। पूरे हाउस में, लोकसभा में, पूरी दुनिया के सामने स्पीच करने के बाद उनसे गले मिलते हैं और कहते हैं हमें कुछ नहीं है तुम्हारे मुतालिक, हमारा दिल साफ है। वो मिले हैं कि मैं मिला हूँ? गुलाम नबी आजाद ने जब कांग्रेस छोड़ी तो जयराम रमेश ने उनके डीएनए पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया था। अब गुलाम नबी आजाद ने जबरदस्त पलटवार किया। और जो ये डीएनए करता है वो खुद कांग्रेस पार्टी के मेंबर तक भी नहीं, वो न ब्लॉक में रहे डिस्ट्रिक्ट। ये स्टोरी प्लांट करने के लिए ही वो यहाँ तक पहुँचे हैं, मिनिस्टर भी पहुँचे, राज्यसभा में पहुँचे। उनका पार्टी का डीएनए क्या है किसी को मालूम नहीं। वो कहाँ के हैं, किस पार्टी के हैं। वो तो फ्रीलांसर थे कुछ साल पहले। 96-97-98 गवर्नमेंट में वो किस गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे एज मुलाजम? हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, किसकी मुलाजम थे वो? तो उनका डीएनए चेक करें कि किस किस पार्टी में उनका डीएनए रहा। जो हाउस में बैठकर बीजेपी को स्लिपें भेजता था और एज लीडर अपोजिशन में पहली स्लिप से देखता था, उनकी स्लिपें उसको आती थी, इनकी स्लिपें उसको जाती थी। दिन में तकरीबन 100 स्लिपों का उनके बीच में एक्सचेंज होता था। वो हमारा डीएनए चेंज कर। गुलाम नबी आजाद जब राज्यसभा से रिटायर हुए थे तो पीएम मोदी एक घटना का जिक्र करते हुए भावुक हो गए थे। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के भावुक होने को लेकर भी सवाल उठाए थे। अब उस हमले का जवाब भी सुन लीजिए। तो ना वो मेरे लिए रोए ना मैं उनके लिए रोया। हम दोनों उस गुजरात की जो हमारी भाई बहनें मारे गए थे उस दुखद घटना को याद कर रहे थे। इतने जाहिल हैं हमारे लोग जो ये चीज को, हमारी कांग्रेस पार्टी उसी दिन से फैला रहे हैं। लेकिन जो गले मिला उसके बारे में एक लफ्ज नहीं करें। उस दिन की सभी लीडरों का, शरद पवार से लेकर टीएमसी से लेकर सीपीआई सीपीएम से लेकर रीजनल पार्टीज के लीडरों के सुनिए, उनके कंटेंट्स भी सुनिए। उन्होंने रियल सेंस में उन्होंने तो उस पर रोया। इन लोगों ने क्या कहा है वो भी पढ़िए। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस को घेरते गए। कहा जिस दिन से G23 वाली चिट्ठी लिखी उसी दिन से आंखों में खटकने लगे। मोदी सब बहाना। इनकी आंखों में हम खटकते हैं जिस दिन से हमने वो G23 की लेटर, क्योंकि ये कहते थे कि हमको कोई लेटर लिखना नहीं चाहिए। हम तो कानून से पढ़े हैं, हम पार्टी सिक्योरिटी से पढ़े हैं। कांग्रेस जीरो भी आएगा तो भी कोई नहीं पूछेगा। जब हमने चैलेंज किया उनकी फंक्शनिंग का, वर्किंग का, हमारे इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, 25 साल से वर्किंग कमेटी नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमेटी नहीं हुआ, कमेटियां नहीं है, वो उस दिन से खटक रहा था। उसके बाद बहाने से बहाना करते करते इस स्टेज, और उसके बाद कई मीटिंगें हुई, एक सजेशन भी हम लोग उनकी नहीं माने। इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आजाद खुलासा कर रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनाव से पहले उन्होंने और G23 के दूसरे सदस्यों ने पार्टी को मजबूत करने के लिए कई सुझाव दिए, प्रचार कमेटी बनाने की बात कही, लेकिन उनकी सलाह मानने की बजाय पार्टी ने उन्हें प्रचार कमेटी में शामिल ही नहीं किया। मैं इंदिरा गांधी के जमाने से स्टार कैंपेनर हूँ। 20 साल पहले तक उसको स्टार कैंपेनर नहीं कहते थे, उसको नेशनल कैंपेन कमेटी, उसका मेंबर होता था। जब मैं यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट से तब से मैं कैंपेन कमेटी का मेंबर होता था। तब मैं यंगेस्ट था, फिर स्टार कैंपेन। नतीजा ये हुआ कि बंगाल, असम और केरला, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कश्मीर को छोड़कर इन्हीं 3 स्टेटों में, 35% असम, 32% केरला, 29-30% बंगाल। तो पहली दफा 40 साल में मैं उस कमेटी का भी मेंबर नहीं था, 40 दफा पहले। और क्या आया? बंगाल में 0 आया, असम में चली गई, और केरल में 60 साल के बाद हम
गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के सदस्यता अभियान और अध्यक्ष पद के प्रस्तावित चुनाव पर भी सवाल खड़ा किया। ये क्या बनाया है हमारे खाना पूरी करने के लिए? ब्लॉक में बैठे वोटर लिस्ट दी और नाम डाल दिए 500 लोगों के और 500 लोगों के पैसे भर दिए तो हो गया मेंबरशिप। वो नकली मेंबरशिप है, उसमें एक हिंदुस्तानी जुड़ा नहीं है। उस नकली मेंबरशिप पे आप फिर नकली कागज की बिल्डिंग बनाओगे, इतनी छत ब्लॉक से लेकर नेशनल लेवल तक, तो कागज की बिल्डिंग या तो आग से जल जाएगा या हवा से जल जाएगा। उसमें सीमेंट नहीं है कहीं, उसमें क्या करें आप लोग, ईंट नहीं है, दीवार नहीं है, तो ऐसे इलेक्शन से करने का क्या फायदा? कांग्रेस से लगातार हो रहे पलायन पर गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी की टीम के सदस्य रहे नेताओं की सूची गिनवा दी। तो सबसे ज्यादा तो भागे हैं वो राहुल टीम भागी है। हम तो राहुल टीम नहीं थे, तो हम तो इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी टीम थे। हम तो अब अपनी पार्टी में बनाई, हम भागे नहीं। टीम तो सबसे राहुल गांधी टीम भागी है। तो कांग्रेस छोड़ने के बाद अब क्या है गुलाम नबी आजाद का प्लान? हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, लेकिन आइडियोलॉजी तो नहीं छोड़ी। मैं तो कॉलेज और स्टूडेंट लाइफ में नेहरू, गांधी और कांग्रेस पार्टी को पढ़ चुका हूँ। आइडियोलॉजी हमारे स्कूल से वो है। पार्टी एक होती है और आइडियोलॉजी अलग है। आइडियोलॉजी हमारी चेंज हुई है। नाम मैं बदल सकता हूँ, लेकिन खून तो नहीं बदल सकता हूँ, इंसान तो शक्ल तो नहीं बदल सकता, दिमाग तो नहीं बदल सकता। तो आइडियोलॉजी अपनी है, जो हमारी आइडियोलॉजी की मानने के लिए है, लेकिन उनको लगता है कि इसमें कुछ होने वाला है। हर दिन नीचे सिंक होते जा रहे हैं। मतलब ये कि कांग्रेस छोड़ने के बाद भी गुलाम नबी आजाद कांग्रेस वाली विचारधारा नहीं छोड़ेंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन का तय नहीं। जवाब आने वाला वक्त देगा। आज तक ब्यूरो। अपनी चिट्ठी से लेकर आज के बयान तक राहुल गांधी पर लगातार निशाना साध रहे हैं गुलाम नबी आजाद। राहुल गांधी और कांग्रेस पर गुलाम नबी आजाद के हमलों के जवाब में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा सामने आए। उनका दावा है कि राज्यसभा अगर भेज दिया जाता तो आजाद न पार्टी छोड़ते न इस तरह के बयान आते। Nobody can force anyone to resign. दिखाए ना कोई चिट्ठी लिखी किसी ने कि भाई रिजाइन करिए। ऐसी बातें कर रहे हैं, ये कोई बात है इन लोगों की? और पहले तो आप इनको 23 मत बोला करो जी, 23 हैं, अब इनको 23 कर देते हो आप। देखिए साहब, जो व्यक्ति 40 साल तक इसी सिस्टम को बनाने वाला रहा हो, आज इस सिस्टम को गाली दे रहा हो क्योंकि राज्यसभा नहीं मिली, उस पर मैं क्या कितने जवाब दूंगा? और अब बात राजधानी दिल्ली की सियासत की। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी बवाल जबरदस्त तरीके से मचा हुआ है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद विधानसभा में विश्वास मत रखा और बीजेपी पर एक नहीं अनेक हमले किए, हमलों की एक तरह से झड़ी लगा दी। अरविंद केजरीवाल ने फिर उस आरोप को दोहराया कि बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़कर खरीदने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह कहा कि 12 विधायकों ने बकायदा इसकी शिकायत भी की। बीजेपी की कोशिश 40 विधायकों को तोड़ने की थी। अभी पिछले दिनों इन्होंने हमारे एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए के अंदर हमारे एमएलए को इन्होंने खरीदने की कोशिश की। कम से कम 12 एमएलए ने आके मेरे को बताया कि 20-20 करोड़ रुपए कह रहे हैं, 20-20 करोड़ रुपए ले लो और आम आदमी छोड़ दो और बीजेपी में आ जाओ। और इनका टारगेट था 40 एमएलए लेने का। 800 करोड़ रुपए इन्होंने रख रखे थे दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। ये ऑपरेशन लोटस है। लेकिन दिल्ली के ये सारे एमएलए ईमानदार हैं, इनको पैसे का लालच नहीं है, इसलिए कोई नहीं बिका। दिल्ली में इनका ऑपरेशन लोटस इनका फेल हो गया। लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी, इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, इन्होंने कर्नाटक की सरकार गिरा दी, इन्होंने मेघालय की सरकार गिरा दी, इन्होंने गोवा की सरकार गिरा दी, मणिपुर की, अरुणाचल प्रदेश की, बिहार की, असम की सरकार गिरा दी।
और वे कुछ दिन में झारखंड की सरकार गिराने वाले हैं। तो 277 एमएलए खरीदे हैं इन्होंने अभी तक पिछले 5-7 साल में, 277 एमएलए दूसरी पार्टियों के, 277 एमएलए 20-20 करोड़ रुपए के हिसाब से 5,540 करोड़ रुपए हो गए, और 800 करोड़ रुपए दिल्ली के, तो 6300 करोड़ रुपए, 6300 करोड़ रुपए इन्होंने ऑपरेशन लोटस पे सरकारें गिराने में, एमएलए खरीदने में खर्च किए हैं। इसलिए आपका पेट्रोल और डीजल। दिल्ली में बीजेपी और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच जंग का एक और मोर्चा खुल गया है। शराब नीति के बाद शिक्षा के सवाल पर भी बीजेपी ने हमलों की बौछार कर दी है आम आदमी पार्टी पर। देखिए, घोटाला करने में अगर कोई एक्सपर्ट हो गया है, जो सुबह शाम रात दिन सोच रहा है कि कैसे घोटाला करके धन अर्जित करूं, तो वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया है, क्योंकि ये जो विभाग है, मंत्रालय है, ये उन्हीं के पास है। ये जो क्लासरूम गिन रहे हैं, इसमें टॉयलेट जो बनाए बच्चों के, उसको क्लासरूम में गिन लिया है। खबरदार अरविंद केजरीवाल जी, इस देश के बच्चे, दिल्ली के बच्चे, उनके भविष्य से आप खिलवाड़ मत करिए। घोटाला किस स्तर का है, तभी कहते हैं आप नहीं पाप है। जिस विभाग की बात करोगे भ्रष्टाचार मिलेगा। ये केजरीवाल सरकार सीरीज ऑफ करप्शन चला रही है। शराब घोटाला करते हैं, और जब विद्या के मंदिर की बात आती है तो कमरे बनाने के नाम पर जो खुली लूट दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार में हुई है, क्या अरविंद केजरीवाल जी बताएंगे कि बिना टेंडर के आपने 500 करोड़ रुपया जो खर्चा किया, उसका क्या हिसाब किताब है? करप्शन का ट्विन टावर तो ढह गया, मलबे में बदल गया, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो काफी दिनों तक रहेंगे। दोनों टावर के खत्म होने के बाद आज पहली सुबह काफी लोग उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां भ्रष्टाचार की ये दो बड़ी इमारतें, इन दो टावर्स को गिराया गया। ट्विन टावर के गिरने के बाद वहां हाल क्या है, देखिए हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं एटीएस के टावर के अंदर, जहां से ट्विन टावर महज 30 फीट की दूरी पर था। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि ये ट्विन टावर की तस्वीरें हैं, जो कि एटीएस टावर के महज बहुत नजदीक था। प्रोजेक्ट मैनेजर की अगर बात कीजिए, उन्होंने कहा था कि जब ये पूरी तरीके से ब्लास्ट हुई बिल्डिंग, तो एटीएस टावर में हल्का फुल्का जो दिक्कतें जो है वो सामने आई हैं। कई सारे शीशे जो है वो टूटे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मकान थे उनमें किस तरीके का डैमेज जो है वो यहाँ पर हुआ है। कई तरीके के शीशे जो है वो घरों के अंदर जो थे वो पूरी तरीके से डैमेज हो गए हैं। लगातार यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से सफाई का काम जो है वो चल रहा है। हालांकि एटीएस टावर की अगर आप देखेंगे तो 15 से 20 फीट की जो बाउंड्री वॉल है उसको नुकसान जो है वो हुआ है, क्योंकि टावर का जो एक हिस्सा है वो यहाँ पर आके गिरा है। हमारे साथ आदर्श कुमार है, जो कि एडमिन मैनेजर है। सर, किस तरीके की यहाँ पर तैयारियां जो है वो की, कितना नुकसान और हुआ है यहाँ पर? बस बाउंड्री वॉल की नुकसान हुई है और 2-4 फ्लैट जो है इसमें ग्लास टूटा है, और सफाई के लिए हमारी नोएडा अथॉरिटी पूरी सपोर्ट कर रही है, और सुबह से हम लोग लगे हैं इसकी सफाई के लिए। सकते हैं नोएडा अथॉरिटी किस तरीके से यहाँ पर काम जो है वो करती हुई नजर आ रही है। तमाम जो टीमें हैं वो लगातार इस पूरे एरिया को कवर करें, ताकि जो रहने वाले लोग रेजिडेंट, उनको परेशानी जो है वो ना हो। और अभी फिलहाल अथॉरिटी की तरफ से ये तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आईजीएल की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर पहुंची, जबकि जब ये ब्लास्ट हुआ था उससे पहले यहाँ के तमाम टावर्स की अगर बात की जाए तो उनकी पाइपलाइंस जो है वो बंद की गई थी, लेकिन अब उनको जो है वो फिर से शुरू करने की कवायद जो है वो की जा रही है, ताकि लोगों को जो यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी का सामना जो है वो ना करना पड़े। कैमरा पर्सन अभिषेक भाई के साथ सुशांत मेहरा, नोएडा, आज तक। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की संदिग्ध मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पूछताछ में सोनाली फोगाट का जो पीए है सुधीरपाल सांगवान, उसने ये कहते हुए अपना गुनाह कबूल कर लिया है कि गोवा पहुंचने के बाद वो सुखविंदर सिंह के साथ सोनाली फोगाट को पार्टी करने के बहाने गोवा के अंजुना में करली रेस्टोरेंट ले गया, और वहां उसने एक ड्रिंक में एमडीएमए, ये ज्यादा मात्रा में जानलेवा नशीला पदार्थ बन जाता है, वो नशीला पदार्थ जबरदस्ती सोनाली फोगाट को पिला दिया।
सुधीर ने इस बात का भी खुलासा किया कि ये जो नशीला पदार्थ है MDMA, इसे हासिल करने में उसकी मदद सुखविंदर सिंह ने की थी। पूछताछ के दौरान सुखविंदर सिंह ने भी इस बात को पुलिस के सामने कबूल लिया। खुलासे के मुताबिक ड्रिंक के बाद रेस्टोरेंट में ही सोनाली फोगाट की तबीयत खराब होने लगी, तो सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह अस्पताल ले जाने के बजाय उन्हें होटल ग्रैंड रिजॉर्ट ले गए, जहां वो लोग ठहरे हुए थे। और फिर जब तबीयत और बिगड़ने लगी, तब सेंट एंटनी अस्पताल अंजुना ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने सोनाली फोगाट को मृत घोषित कर दिया। अंजुना पुलिस ने जांच के दौरान कर्लीज रेस्टोरेंट की CCTV रिकॉर्डिंग की जांच की और हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि सुधीर सोनाली को जबरदस्ती एक ड्रिंक के बहाने नशीला पदार्थ पिला रहा है। 26 अगस्त को अंजुना पुलिस ने सुधीर और सुखविंदर दोनों को सोनाली फोगाट की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। सोनाली फोगाट की CCTV की इस काली सफेद तस्वीर ने पुलिस के सामने पिक्चर पूरी तरह से साफ कर दी है। सोनाली फोगाट की हत्या हुई या वो हादसे का शिकार, गोवा पुलिस पहले दिन से इसी सवाल के तारों में बुरी तरह से उलझ चुकी थी। गोवा पुलिस की उलझनों को CCTV की सामने आई तस्वीरों ने सुलझाने के बजाय और उलझाया ही है। इसी बीच गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े तमाम कोड को डिकोड करना शुरू कर दिया है। गोवा पुलिस ने डिकोड किए मौत के कोड। पुलिस ने तैयार की मौत की जांच की केस फाइल। ड्रग वाली साजिश की तैयार की गई पूरी रिपोर्ट। जरा इन दस्तावेजों पर नजर दौड़ाइए, क्योंकि इन्हीं कागजों पर दर्ज इबारत में गोवा पुलिस की नजर में सोनाली फोगाट की मौत की पूरी सच्चाई दर्ज है। अभी तक सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा पुलिस एक ड्रग पेडलर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। रामा नाम के ड्रग पेडलर को गोवा से ही गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में गोवा पुलिस अब तक 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार कर चुकी है और इस मामले में सोनाली फोगाट के पीए समेत 4 लोगों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जो पेडलर था जिसने इनको ड्रग सप्लाई की, उसको गिरफ्तार किया गया है और चूंकि जिसकी प्रेमिसेस पे ये ड्रग पाई गई और फिर उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी प्रेमिसेस पे इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो जो ओनर है शैक का उसको भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा इस मामले की जांच बिल्कुल निरंतर ठीक तरीके से चल रही है और मल्टीपल टीम्स इस पे काम कर रही हैं। इससे पहले आज गोवा पुलिस ने कर्लीज रेस्टोरेंट के मालिक एडविन नून्स और दत्ता प्रसाद गावंकर को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जांच में पता चला है कि ड्रग्स की सप्लाई दत्ता प्रसाद गावंकर ने की थी, जो अंजुना के होटल ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट में रूम बॉय के रूप में काम कर रहा था। ये वही जगह है जहां सोनाली फोगाट और उसके पीए ठहरे हुए थे। आरोपी सुधीर सांगवान के खुलासे के आधार पर कर्लीज रेस्टोरेंट के वॉशरूम से सोनाली को दी गई ड्रग्स भी जब्त की गई है। कर्लीज क्लब का रास्ता जंगलों से होते हुए जाता है, पतली संकरी गलियों से होता हुआ समंदर के ठीक किनारे। विजुअल से स्टैब्लिश किया गया है। ये क्लब हमेशा विवादों में रहता है। सोनाली की मौत के बाद भी क्लब लगातार जारी है। क्लब का मालिक गिरफ्तार हो चुका है। नॉर्थ गोवा में अंजुना बीच के करीब यही वो क्लब है जहां 22 और 23 अगस्त की रात सोनाली फोगाट सुधीर और सुखविंदर के साथ पार्टी कर रही थी। कल इस क्लब में ठीक इसी जगह पर उस रात पार्टी हो रही थी। उस रात की पार्टी की हर तस्वीर अब गोवा पुलिस के पास है। इत्तेफाक से क्लब वालों ने पार्टी की जगह पर CCTV कैमरा लगा रखा था। उस कैमरे में 22 और 23 अगस्त की रात की हर हरकत और हलचल कैद है। गोवा पुलिस ने अब इस कैमरे का DVR कब्जे में लेकर उसे गौर से देखना शुरू कर दिया है। असल में वो वीडियो उसी रात की उस पार्टी का है जहां सोनाली फोगाट और उसके 2 दोस्त मौजूद थे। वीडियो में दिख भी रहा है कि सोनाली फोगाट किस हाल में है। वो बाकायदा झूमते हुए दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, CCTV ने देखा है कि सुधीर ने खुद सोनाली को बोतल से कुछ पिलाया।
गोवा पुलिस के मुताबिक इसी बोतल में सुधीर और सुखविंदर ने MDMA नाम की ड्रग्स मिलाई थी। इन सब कड़ियों को जोड़ते हुए गोवा पुलिस ने अब तक आरोपी सुधीर, सुखविंदर समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गोवा पुलिस ने सोनाली की मौत के मामले में पूरी एक केस फाइल तैयार की है। आज तक के पास वो केस फाइल मौजूद है, जिसमें खुलासा किया गया है कि कैसे आरोपी सुधीर ने होटल के वेटर से ड्रग्स मंगवाया था और उसे कर्ली क्लब के टॉयलेट में छुपा कर रखा था, कैसे बोतल में लिक्विड में ड्रग्स मिलाया गया था और रह रहकर पार्टी में सोनाली को वो ड्रग्स पिलाया जा रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बहुत से लोग या यूं कहें कि ज्यादातर लोग जो ऐसी पार्टियों में ड्रग्स का मजा लेने आते हैं वो कैमरों की नजर से बचने के लिए अमूमन बाथरूम या वॉशरूम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां पकड़े जाने की गुंजाइश नहीं होती। आखिर सोनाली को कहां लेके जाया जा रहा था? 1, 2, 3, 4 कदम बाद ये वही टॉयलेट है जहां पर सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट को लेकर के आया। अब हैरानी इस बात की है कि आखिर 2 घंटे तक सोनाली को यहां पर क्यों रखा गया। गोवा पुलिस का कहना है कि इसी टॉयलेट में, जी हां, गोवा पुलिस का कहना है कि इसी टॉयलेट में करीब 2 घंटे तक सुधीर सांगवान ने और सुखविंदर ने सोनाली को रखा, उसको बाहर नहीं जाने दिया। आखिर अगर किसी इंसान की तबीयत खराब थी, ये हालत ऐसी थी कि वो चल भी नहीं पा रही थी, तो उसको अस्पताल क्यों कहीं नहीं लेके जाया गया। अब गोवा पुलिस इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है कि 23 अगस्त की सुबह 4:30 बजे कर्लिस क्लब के बाथरूम में सुधीर और सोनाली ड्रग्स लेने गए थे, क्योंकि दोनों वॉशरूम के अंदर करीब 2 घंटे तक रहे थे। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सुबह 4:30 बजे से पहले सोनाली, सुधीर या सुखविंदर कितनी बार बाथरूम गए थे। वैसे सोनाली क्लब में पार्टी कर रही थी, ये बात अब पुख्ता है और ऐसे कई चश्मदीदों ने भी इसकी पुष्टि की है। आपको ये पता है पूरा मामला क्या हुआ जब वो महिला की मौत हो गई है? यहीं पर थी ना वो रात को? हाँ रहता। हाँ देखा था आपने उनको? देख के भाई, देख के अपने पहचान लिया आपने? नहीं पहचान लिया। हाँ, अच्छा मुझे बताओ, ये यहीं पर वो रेस्टोरेंट है जहाँ पर वो नाच गाना हो रहा था? हाँ नाच रहा था। अच्छा मेरे कैमरा में राजू इनामदार दिखा दे। और यहाँ से जो सीसीटीवी में, यहाँ पर सीसीटीवी कहाँ पर लगा हुआ है मुझे बताएं? स्टेट हाइव जी। अच्छा, वो जो सामने सीसीटीवी दिख रहा है यही एक सीसीटीवी कैमरा है जो आज तक ने एक्सक्लूसिवली दिखाया था। गोवा पुलिस ये साफ कर चुकी है कि कर्लिस क्लब में ही ड्रग्स ली गई थी, इसीलिए पुलिस ने क्लब के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। क्लब के मालिक के साथ साथ गोवा पुलिस ने उस ड्रग पेडलर को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिससे सुधीर और सुखविंदर ने ड्रग्स खरीदी थी। इसके अलावा सोनाली, सुधीर और सुखविंदर जिस ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट में ठहरे थे, उनके कमरों को भी सील कर दिया गया है। अरविंद ओझा, गोवा, आज तक। गोवा पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इसमें नए मोड़ आ रहे हैं। अब एक नई बात सामने आई है, जिस क्लब में यह सब कुछ हुआ, उस क्लब का जो मालिक है, इन सभी बातों को पुलिस के मुताबिक वो ये बातें जानता था, मगर जानकर भी वो छिपाने में लगा रहा, पुलिस को नहीं बताया। सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हो गई। उसके बाद जब आरोपियों से पूछा तो कबूलनामा सामने आया। तेईस दिसंबर मंगलवार, कर्लिस रेस्टोरेंट, सुबह 4:27। टिकटॉक स्टार और एक्ट्रेस सोनाली फोगाट की ये वो आखिरी चलती फिरती तस्वीर है जो उस रात के सच बता रही है, जिस रात का सच अभी तक पूरी तरह अंधेरे में ही डूबा हुआ है। अंदाजे और कयासों के मुताबिक सिर्फ इतना साफ हो सका है कि सोनाली को सुधीर और सुखविंदर ने उस रात करीब 1.5 ग्राम MDMA ड्रग्स बोतल में घोलकर पिलाई। इसके बाद पुलिस ने ड्रग्स एंगल से मामले को खंगालना शुरू किया और उस ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट के कमरों की तलाशी ली,
जहां सोनाली ठहरी हुई थी और साथ में ठहरे हुए थे सुधीर और सुखविंदर। इस तलाशी में पुलिस को एक कमरे के बाथरूम से 2 ग्राम ड्रग्स भी मिली, जिसे सुखविंदर ने बाथरूम में छुपाया था। बकौल पुलिस सुखविंदर ने ही ये ड्रग्स एक पेडलर से खरीदी। अब पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या नशे की पूरी खेप सोनाली के लिए थी या फिर इसका इस्तेमाल वो खुद भी कर रहे थे। करीब 4:30 बजे जब वो अपने आप को संभालने में नाकाम रही तो मुलजिम विक्टिम को बाथरूम टॉयलेट की तरफ लेके जाता है और फिर वहां करीब 2 घंटे वो रहते हैं टॉयलेट में, जिसका एक्सप्लेनेशन अभी तक एक्यूज ने नहीं दिया है। अब चूंकि कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा, उससे वो क्या चीज पिलाया है, कहां पर उसने फेंका है, ये सब बात की बातें हैं। सीसीटीवी की दोनों तस्वीरें सोनाली के बारे में इस बात की गवाही तो खुलेआम दे रही हैं कि वो अपने होशो हवास में कतई नहीं थी, यहाँ तक कि खुद अपने पैरों पर खड़े होकर चल भी नहीं सकती थी। उसके लड़खड़ाते कदमों की गवाही ये भी है कि वो नशे के असर में है, तभी तो अपने पिए सुधीर के सहारे वो चलने की कोशिश में है। तस्वीर में पीछे सुधीर का दोस्त सुखविंदर भी नजर आ रहा है। इसके आगे सीसीटीवी कैमरे की हद खत्म हो जाती है, लेकिन किस्सा चालू रहता है जो कुछ इस तरह से रहा होगा। कैमरे के फ्रेम से बाहर निकलते ही सुधीर सोनाली को लेकर सीधा बाथरूम चला गया। इसके बाद अगले 2 घंटे तक सोनाली और सुधीर बाथरूम में रहते हैं। जाहिर है सवाल तो खड़ा ही है कि 2 घंटे तक सुधीर बाथरूम में क्या कर रहा था। जो कुछ कैमरे ने देखा और जो कुछ पुलिस ने समझा, उसके मुताबिक सोनाली की तबीयत सुबह 4:30 बजे के आसपास ही बिगड़ी। पुलिस के पास दर्ज इबारत के मुताबिक 22 और 23 दिसंबर की रात कर्लिस रेस्टोरेंट में सोनाली, सुधीर और सुधीर का दोस्त सुखविंदर पार्टी कर रहे थे। इनके अलावा पार्टी में और भी लोग थे। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी के दौरान ही सोनाली को ड्रग्स दी जा चुकी थी। शराब की वजह से वो पहले से ही नशे में थी, ऊपर से ड्रग ने और भी अपना असर दिखाया। इसी के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी, जिस पर सुधीर उसे बाथरूम ले गया। शराब और ड्रग के कॉकटेल का नशा सोनाली के लिए खतरनाक हो चुका था। यही वजह है कि उसे नॉर्मल करने के लिए सुधीर करीब 2 घंटे तक सोनाली के साथ बाथरूम के अंदर था। हालांकि दूसरी तरफ गोवा पुलिस ने अब ये साफ कर दिया है कि सोनाली की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई, लेकिन मौत कैसे हुई, मौत की वजह क्या थी, ये डॉक्टरों ने अभी तक साफ नहीं किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली के शरीर पर चोट के जिन निशानों के बारे में कहा गया था, उस पर भी गोवा पुलिस ने सफाई दी है। गोवा पुलिस के डीजीपी के मुताबिक सोनाली के शरीर पर जो निशान मिले हैं, वो दरअसल सोनाली को रिसोर्ट से अस्पताल पहुंचाते वक्त उसे उठाने और बिठाने के दौरान लगे थे। सोनाली गोवा एक शूट के सिलसिले में गई थी। हालांकि घर वालों ने कहा है कि उन्हें इस शूट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि गोवा में सोनाली का कोई शूट था भी नहीं। लेकिन गोवा पुलिस के मुताबिक सोनाली गोवा में एक वीडियो शूट करने वाली थी और इसके लिए मुंबई का एक ग्रुप गोवा आने वाला था। सोनाली के घर वालों ने इल्जाम लगाया है कि सोनाली का पीए सुधीर सांगवान सोनाली को ब्लैकमेल कर रहा था। उसने सोनाली का रेप भी किया था। लेकिन गोवा पुलिस के मुताबिक सुधीर ने दावा किया है कि वो सोनाली के साथ रिलेशनशिप में था। सोनाली फोगाट की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले की जांच कर रही गोवा पुलिस का दावा है कि सोनाली फोगाट को जबरन ड्रग्स पिलाया गया था। आरोप है कि सोनाली फोगाट के पीए सुधीर ने एक बोतल में लिक्विड फॉर्म में सोनाली फोगाट को पार्टी में जबरन ड्रग्स पिलाया था। ड्रग्स पिलाते हुए का सीसीटीवी फुटेज भी आज तक के पास मौजूद है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि पार्टी चल रही है, सोनाली झूम रही है और सुधीर रह रहकर बोतल से उसे कुछ पिला रहा है। फिलहाल हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद गोवा पुलिस ने सुधीर और सुखविंदर को शुक्रवार को धारा 302-34 के तहत गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मामला कत्ल का ही है, ड्रग्स के ओवरडोज का या जबरन ड्रग देकर मारने का। इसका खुलासा तभी होगा जब फॉरेंसिक और विसरा रिपोर्ट सामने आएगी।
यानी कि फिलहाल सोनाली की मौत का मामला पूरी तरह से खुला हुआ है। ये मर्डर भी हो सकता है, ड्रग के ओवरडोज से हुई मौत भी और ड्रग से जुड़ी साजिश भी। पर मान लीजिए कि अगर ये मर्डर है यानी सोनाली का कत्ल हुआ है, तो फिर कत्ल की वजह क्या है? पंकज उपाध्याय के साथ अरविंद ओझा, गोवा आज तक।